Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So we are going to see all the chapters, revision of all the chapters from class 7th के NCERT of English पूर्वी। मैराथन वीडियो है, सभी चैप्टर्स को अच्छे डिटेल में हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट जो भी समरी थी चैप्टर की, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा था उसकी समरी देखेंगे, उसके उस चैप्टर के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाकी सैंपल पेपर्स तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ। आई होप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी की लिंक्स जो है वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी सैंपल पेपर्स या नोट्स वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे दिए हुए लिंक्स जो नीचे दिए गए हैं या व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्वेश्चंस की, हर सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, सेट चाहिए सभी सब्जेक्ट का एक एक, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ना। सॉल्व रहेगा, आंसर्स एग्जाम बेस्ड जो आंसर्स होते हैं उस तरीके से सॉल्व आंसर्स रहेंगे। ओके, और बाकी इस तरीके से जैसे साइंस का मैराथन बनाया था और अदर सब्जेक्ट्स का भी, जिस चैप्टर का आपको चाहिए नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या जीमेल पे, जो भी आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम जो भी है, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए अब हम मैराथन वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी, लेकिन इसमें ये चेंज रहेगा कि यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यूनिट 5 के तीनों चैप्टर्स देखेंगे, फिर यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके स्कूल में पूरी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैं सबके लिए तो बनाऊंगी नहीं अलग अलग, तो एक साथ ही सारे चैप्टर्स देख रही हूँ। टाइम स्टैम्प मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आप जो चैप्टर देखना है, वहां पे टाइम पीरियड दिया है, उस पर क्लिक करके आप वो चैप्टर देख सकते हैं ना। जरूरी नहीं है पूरा वीडियो देखना, आपके स्कूल में जो आएगा एग्जाम में, जो भी मैम ने बताया वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5, ब्रेव हर्ट्स। इसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा, होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ओके, चलिए तो सबसे पहला इस चैप्टर का हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट, ये जो भी चैप्टर पढ़ा है इसमें क्या है। द चैप्टर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स के फॉर्म में है, दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है लेटर के थ्रू, पहला सौम्या और दूसरी आनंदा। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ विजिट टू नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली में, जो वॉर मेमोरियल है वहां पर विजिट जो किया है एक फ्रेंड ने, वो दूसरे को लेटर में बता रही है। ये ट्रिब्यूट है एक तरीके से चैप्टर, जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके लिए। और टेक्स्ट जो है इसमें पूरा हिस्ट्री, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति, ग्रेटिट्यूड और इंस्पिरेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। चलिए डिटेल समरी देख लेते हैं। सबसे पहले विजिट टू नेशनल वॉर मेमोरियल। तो सौम्या विजिट करती है नेशनल वॉर मेमोरियल स्कूल ट्रिप के दौरान, वहां पर उसे इंडिया वॉर जो हुआ था, इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बारे में पता चलता है। ये जो मेमोरियल है नेशनल वॉर मेमोरियल, ये ऑनर करता है, श्रद्धांजलि की तरह, जिन्होंने अपनी, जिन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया वॉर्स में। किस किस वॉर्स में, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ दिए, जैसे इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर्स जो 2 बार हुए 1965, 1971 और एक बार 1999 कारगिल वॉर्स हुए। ओवर 26,000 वहां पर 26,000 कम से कम नाम है जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ को। विजिट फिल्स हर विद प्राइड एंड डीप इमोशन। फिर हमने चैप्टर में देखा था अमर जवान ज्योति एंड 4 चक्रास के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अमर जवान ज्योति यानी एटर्नल फ्लेम जो कभी भी बुझती नहीं है, ये सिंबलाइज करती है इमोर्टिलिटी ऑफ सोल्जर स्पिरिट की। जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक है, उनकी आत्मा कभी हमेशा के लिए अमर हो जाती है, इमोर्टल हो जाती है। 4 चक्रास के बारे में बताया गया था, अमर चक्र यानी अमर, इमोर्टल जो कि अमर हो गए हैं। देन वीरता चक्र ब्रेवरी, त्याग चक्र सेक्रीफाइस, रक्षा चक्र प्रोटेक्शन। द एटर्नल फ्लेम रिप्रेजेंट नेवर एंडिंग ग्रेटिट्यूड ऑफ द नेशन, कि देश के प्रति किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, ये हमें एटर्नल फ्लेम जो है रिप्रेजेंट करती है। अब देख लेते हैं स्टोरीज ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री मतलब होती है बहादुरी। तो इसमें हमने देखे थे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे सौम्या लर्न अबाउट परमवीर चक्र और अदर गैलेंट्री अवार्ड्स। शी रीड्स द citation of Lance Naik Albert Ekka, who fought bravely despite serious injuries. She also learns about the Major Padmapani Acharya, who sacrificed his life during the Kargil war. Then their bravery inspires her deeply. फिर हमने देखा था इमोशनल एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। सौम्या जो है आनंदा को डिस्क्राइब करती है सारे एक्सपीरियंस जो उसने फील किए। आनंदा रिप्लाइज एक्सप्रेसिंग प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। आनंदा रिप्लाई करती है बहुत ही गर्व के साथ, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए। और वहां पर पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है वो भी वो बताती है लिखकर। बोथ गर्ल्स फील मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, स्प्रेड अवेयरनेस एंड ऑनर सोल्जर सेक्रीफाइसेस। मेन कैरेक्टर कौन है चैप्टर में, तो सौम्या जो कि सेंसिटिव है, पेट्रियोटिक है, मतलब देशभक्त है और इंस्पायर्ड है। आनंदा जो थॉटफुल है, इमोशनल है और रिस्पेक्टफुल है। जैसे पैसेज वगैरह आ जाता है ना चैप्टर से, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्रेव सोल्जर्स के बारे में, जैसे कि सिनोनिम्स लिखो या एडजेक्टिव्स लिखो, तो ऐसे वर्ड्स आपको आने चाहिए। करेजियस, सेल्फलेस, डिटरमाइंड। ओके, सेंट्रल थीम क्या है चैप्टर का, तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सोल्जर्स, पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड, सेक्रीफाइस फॉर द नेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग देम।
इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है चैप्टर का? फ्रीडम कम्स एट कॉस्ट, सोल्जर्स डिजर्व रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस, यंग जनरेशन मस्ट वैल्यू नेशनल यूनिटी, वी मस्ट ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ ब्रेव हार्ट्स। ओके, तो ये चैप्टर था। अब हम इस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में अगर मैं क्वेश्चंस भी देखूंगी और चैप्टर की समरी भी, क्योंकि 15 चैप्टर्स है तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाइए, ये वीडियो अपलोड हो गई है वहां पर भी, तो उसमें इस चैप्टर के जैसे ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज वहां पर मैं अपलोड कर दूंगी, है ना। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। अब यूनिट 5 का हम चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। सो चैप्टर 2 है हमारा माय डियर सोल्जर्स, एक पोयम है जो अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये जो थीम है पोयम का क्या है, या पोयम के बारे में एक छोटी सी समरी है। तो दिस पोयम इज अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया। The poet expresses gratitude, pride, respect and prayers for soldiers who guard the nation day and night in all weather condition। इस पोयम की थीम कैसी है, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है ना। तो पेट्रियोटिज्म, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स, नेशनल प्राइड, ये दिखाया गया है इसमें। सेंट्रल आइडिया क्या है पोयम का? पोयम हाईलाइट करती है कि सेल्फलेस सर्विस ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो होते हैं अपने बारे में बिना सोचे सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेशन को, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कंट्रीज के बॉर्डर को इन हार्श वेदर एंड डिफिकल्ट टेरेंस। टेरेंस मतलब उसकी कैसी भी जमीन हो, पहाड़ हो, वैलीज हो, कहीं पर भी ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कंट्री को। द पोएट एडमायर्स देयर करेज एंड पेज फॉर देयर वेलबिंग। नाउ चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टैंजा वाइज। तो पहले में सोल्जर्स के डेडिकेशन को दिखाया गया है कि वो गार्ड करते हैं नेशन के बॉर्डर को, जगे रहते हैं हर वक्त जब सिटीजन सोए रहते हैं आराम से पीसफुली, कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते हैं, कैसी भी कंडीशन हो। सेकेंड पैराग्राफ में हमने हार्श कंडीशन के बारे में पढ़ा था, चाहे विंडी सीजन हो, दे एंड्योर स्नोई डेज, टॉलरेट स्कॉर्चिंग सन एंड हीट, दे रिमेन अलर्ट इन ऑल सिचुएशन। डिफिकल्ट टेरेंस की बात करें तो माउंटेन पे चढ़ना, वैलीज के थ्रू जाना, डेजर्ट में गार्ड करना, चाहे डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो या मार्शेस हो, दलदली जमीन हो, समुद्र हो, स्काई हो, हर जगह से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया था कि दे गिव द प्राइम ऑफ देयर यूथ टू द नेशन, जो एक युवावस्था होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के जो ईयर्स होते हैं वो देश की सेवा के लिए देते हैं। देयर ब्रेवरी इज रिस्पेक्टेड बाय एंटायर कंट्री। द पोएट एंड्स विद अ प्रेयर फॉर देयर सेफ्टी। और जो पोएट है कलाम जी हैं वो यहाँ पे प्रेयर करते हैं सभी सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं पोएम में पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले इमेजरी, मतलब एक इमेज जैसा क्रिएट किया जा रहा है, जैसे तपता हुआ सन है, स्वेल्टरिंग से रेज आ रही हैं, फिर क्लाइंबिंग द हाइट्स, गार्डिंग द मार्शेस, क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजेस, हमारे आंखों के सामने इमेजेस उभर कर आती है। सिमिली यूज हुई है, जैसे ट्रीडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज, सोल्जर्स आर कंपेयर टू योगीज, जब हम किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं सिमिली। देन मेटाफोर मतलब कि रिस्पेक्ट, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यहाँ पे देखो विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड। मेटाफर, रिपीटेशन, एलिटरेशन, ये सारी इस पोएम की कैरेक्टरिस्टिक है। रिपीटेशन में जैसे यूएनवी शोज कनेक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड सोल्जर्स, और एलिटरेशन मतलब सीजन और स्नोई, स्कॉर्चिंग सन, स्वेल्टरिंग, मतलब एक जैसे लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, एक रिदम जैसा बन रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की वोकैब्स देख लेते हैं, वोकैबुलरी मीनिंग देख लेते हैं। डिफेंडर मतलब प्रोटेक्टर, एक्सपेंसेस मतलब वाइड ओपन एरिया, स्वेल्टरिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट, सर्विलियंस मतलब क्लोज वॉच, और फीट मतलब होता है brave achievement। So with this students we are done with this poem। Now let's see the last chapter of this unit, that is रानी अबक्का। चलिए देखते हैं चैप्टर को। So इसका जो जॉनरे है, मतलब किस कैटेगरी का ये चैप्टर है, तो हिस्टोरिकल नैरेटिव यहाँ दिया गया है, ग्राफिक स्टोरी फॉर्मेट है, मतलब इमेजेस के थ्रू चैप्टर बताया गया है। अबाउट द हीरोइन, मतलब जो इस चैप्टर की मेन हीरो या हीरोइन है रानी अबक्का, ये क्वीन है उल्लाल की, एक स्मॉल ये प्रिंसिपैलिटी है, मतलब किंगडम हम बोल सकते हैं, कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट ऑफ कर्नाटका में। उन्हें याद किया जाता है एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन क्वींस हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द पोर्चुगीज टू प्रोटेक्ट हर किंगडम एंड सोवर्निटी। नाउ जो सेटिंग है स्टोरी का, स्टोरी इज सेट इन उलाल, जो वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के वहां का है। टाइम पीरियड 16th सेंचुरी का दिखाया गया है। पोर्चुगीज वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड रूट्स। पोर्चुगीज डिमांड कर रहे हैं ट्रिब्यूट और कंट्रोल, कि हमें ट्रिब्यूट भी दो, मतलब गिफ्ट वगैरह और जो भी दिया जाता है एज अ टैक्स वो भी दो, और कंट्रोल भी चाह रहे हैं वो उल्लाल पर, है ना। तो उल्लाल पे अब खतरा है, उल्लाल इज अंडर द थ्रेट, सो उल्लाल हैज बीन फोर्स्ड टू पे ट्रिब्यूट टू पोर्चुगीज। तो अबक्का की जो मदर है क्वीन हीरिया अबक्का वाज वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ पोर्चुगीज। तो उनकी डेथ से पहले उन्होंने कंसर्न दिखाया उल्लाल के फ्यूचर के लिए, है ना। अबक्का प्रॉमिस्ड हर
mother that she would not allow Portuguese to dominate Ulal. This moment became foundation of Abaka's determination and resolve कि ये अब मैं हासिल करके रहूंगी, पोर्चुगीज का कंट्रोल उलाल पर नहीं होगा। फिर आता है कोरोनेशन एंड बोल्ड डिसीजन, उनका जो राज्याभिषेक हुआ। अबक्का देवी वॉज क्राउन्ड क्वीन ऑफ उल्लाल। उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और बोला कि उल्लाल वुड बी फ्री एंड सिक्योर। उन्होंने फॉर्मली डिसाइड किया कि वो ट्रिब्यूट नहीं देंगी पोर्चुगीज को, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्हें मसाले और कपड़े बेचना भी। उनके जो हस्बैंड थे वीर नरसिम्हा और बंगादी कंसिडर्ड दिस डिसीजन रैश एंड डेंजरस। However, Abakka remained fearless and refused to be crowned by Portuguese. Now, alliance and preparation की बात करें तो Abakka formed an alliance with Zamorin of Kozhikode. She strengthened Ullal's naval power, मतलब जो समुद्री पावर थी, सेना थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया, मर्चेंट शिप्स बनाए, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया अरेबिया के साथ। उसके जो एक्शंस थे डिफाइड पोर्चुगीज अथॉरिटी, मतलब पोर्चुगीज का जो कंट्रोल था उसके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने एनवॉय भेजा वार्न करने के लिए कि शी वुड रिग्रेट हर स्टैंड बट शी रिमेन फर्म, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर बैटल हुआ पोर्चुगीज के अगेंस्ट, जिसमें पोर्चुगीज ने अटैक कर दिया उल्लाल को गुस्से में आकर। तो अबक्का ने क्या किया, इंस्पायर हर सोल्जर्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। फायर्स बैटल हुआ 4 दिन के लिए। फिर जो पोर्चुगीज मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इतनी ज्यादा थी, फिर भी उलाल ने अच्छे से ब्रेव तरीके से लड़ाई की। पोर्चुगीज वर फोर्स टू रिट्रीट इन डिफीट। हार के बाद पोर्चुगीज को वापस जाना पड़ा। अबक्का की विक्ट्री ने प्रूव किया कि अगर साहस हो, यूनिटी हो, एकजुटता हो, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ सकते हैं। आफ्टर मैथ एंड लेगेसी, सो अबक्का लेटर हेल्प्ड other rulers, वेंकटप्पा नायक, पोर्चुगीज वर इवेंचुअली ड्राइव्ड आउट ऑफ द रीजन। उस एरिया से ही पोर्चुगीज को निकालने में रानी अबक्का ने बहुत काम किया। शी बिकेम अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। उनका जो करेज था, फ्यूचर में जो जनरेशन आई कि वो खड़े रहे फॉरेन डोमिनेशन के आगे, इसके लिए बहुत इंस्पायर किया। सेंट्रल थीम क्या था चैप्टर का, ये स्टोरी हाईलाइट करती है ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, पेट्रियोटिज्म एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन रूल, कि कोई भी बाहरी शक्ति आके हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट थीम मैसेज जो है वो है फ्रीडम प्राइसलेस है, इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्रू लीडर्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खड़े रहते हैं एकदम स्थिरता के साथ। यूनिटी और अलायंस से नेशन स्ट्रेंथन होता है, कि अगर आप अलायंस बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो कंट्री स्ट्रांग होती है। करेज कैन डिफीट पावरफुल एनिमीज। अगर आपके पास साहस है तो कितने बड़े शत्रु क्यों ना हो, उसे हरा सकते हैं। विमेन इक्वली कैपेबल होती हैं एज अ लीडर, एज अ वॉरियर। मेजर कैरेक्टर्स में रानी अबक्का जी हैं, जो ब्रेव हैं, डिटरमाइंड है, फियरलेस एंड पेट्रियोटिक है। हीरिया अबक्का है, कंसर्न मदर एंड फॉर्मर क्वीन। वीर नरसिम्हा हर हस्बैंड हु डाउटेड हर डिसीजन, वो है। देन पोर्चुगीज गवर्नर और एनवॉय की बात हुई है, ये रिप्रेजेंटेटिव है कॉलोनियल पावर के। और सोल्जर्स हैं उल्लाल के, जो लॉयल हैं और करेजियस है। अब इसके चैप्टर आप लोग जानकी स्टडी कॉर्नर पे जाके देख सकते हैं। चलिए तो अब यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, ट्रैवल एंड एडवेंचर। इसका चैप्टर 1 देखते हैं, द टनल। टनल जो है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है, तो इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। आई होप आपने प्रीवियस 2 चैप्टर जो हमने कवर किए वो सब अच्छे से समझ लिए हैं, मतलब यूनिट 5 अच्छे से समझ ली है। किस किस बच्चे ने देखा यहाँ तक, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैसेज कीजिए। जो थम देगा मतलब 1 और थम का इमोजी देना है, मतलब यहाँ तक वो बच्चे बने हुए हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, फिर नेक्स्ट वाला यूनिट कवर होगा तो हमको दूसरा इमोजी बताएंगे। वो तभी बताऊंगी ताकि पता तो चले कि वो वहां तक कौन बच्चा रुका हुआ है ना। तो डिटेल में देखिएगा, और आई होप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ के साथ, है ना। पहले ये चैप्टर्स देखिए, फिर उधर जानकी स्टडी कॉर्नर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो मैराथन वीडियो साइंस का बनाया ना, या जिस भी सब्जेक्ट का मैं बना रही हूँ, तो उसके क्वेश्चन आंसर उसी पे अपलोड करूंगी, जानकी स्टडी कॉर्नर वाले चैनल पे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं ना, क्योंकि मैराथन वीडियो ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी करूंगी। बहुत सारी वीडियो एक ही चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते हैं ना, और एग्जाम्स आ रही हैं तो बहुत सारी वीडियो एक दिन में मुझे डालनी पड़ रही है, तो नॉट पॉसिबल। तो वहां जाके आप साइंस की भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द टनल, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा ये लिखा गया है। सेटिंग क्या है स्टोरी की? स्टोरी एक लोनली रेलवे कटिंग है जंगल के बीच में, वहां का है। डार्क टनल दिखाया गया है हिल साइड के अलोंग। फिर स्मॉल एक वॉचमैन का हट दिखाया गया है जो खड़ा है टनल के एंट्रेंस के पास। सराउंडिंग क्या क्या दिखाया है? ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं। एटमोस्फेयर शिफ्ट हो रहा है बिटवीन हॉट आफ्टरनून एंड मिस्टीरियस नाइट, मतलब जब अंधेरा हो रहा है तो बहुत वहां पे रहस्यमय सब दिख रहा है। सेंट्रल थीम क्या है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंट्रल थीम बताइए इस चैप्टर का। तो इसमें करेज इन फेस ऑफ डेंजर, फ्रेंडशिप अक्रॉस एज डिफरेंसेस,
जो वहां पे हमने देखा कि दोस्ती बन रही है दोनों के बीच में, वो एज डिफरेंसेस कितना ज्यादा है फिर भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, एंड एडवेंचर एंड क्यूरियोसिटी, तो ये सेंट्रल थीम है। अब सूरज की जो क्यूरियोसिटी थी उससे हम स्टार्ट करते हैं। सूरज साइकिल फ्रॉम टाउन टू वॉच द मिड डे ट्रेन, ही इज फैसिनेटेड बाय स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। कंपेयर्स इट टू अ ड्रैगन, और उसे स्टीम इंजन को ड्रैगन से कंपेयर करता है। जब ट्रेन चली जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वो डार्क टनल के अंदर जाएगा। उसका जो एक्शन है वो क्यूरियोसिटी को दिखाता है, और लव के प्रति जो एडवेंचर होता है उसके प्रति उसका कितना प्यार है उसको दिखाता है। तो इनसाइड टनल, टनल के अंदर क्या होता है, डैम्प है, गीला गीला सा है, डार्क है, स्मोकी है। सूरज को नर्वस फील होता है, फिर भी वो चलता चला जाता है। ही सीज बैट्स एंड लिजर्ड इनसाइड। फिर कमिंग आउट इनटू डे लाइट ही थिंक्स ही सीज अ लेपर्ड ऑन द हिल साइड। जब वो टनल से बाहर निकलता है, उजाले में आता है, तो उसे लगता है कि जो पहाड़ी है उसके किनारे उसने लेपर्ड को देखा, तेंदुए को देखा। अब बारी आती है सुंदर सिंह की। वॉचमैन है जिससे सूरज मिलता है, जिनका नाम है सुंदर सिंह। वॉचमैन ह्यूमरसली सेज द टनल बिलोंग्स टू हिम। वहां पे मजाक के उसमें, ह्यूमर के उसमें कहता है कि टनल मेरा है। वो अपनी ड्यूटी बताता है कि टनल, जब भी कोई ट्रेन पास होती है उससे पहले चेक करना टनल को, और रेड फ्लैग वेव करना या लैंप दिखाना अगर कोई डेंजर हो तो। फ्रेंडशिप वहां से शुरुआत होती है सूरज और वॉचमैन के बीच में। नाइट का एडवेंचर दिखाया कि सूरज फिर से आता है रात में, है ना, नाइट मेल को देखने के लिए। जंगल उस वक्त मिस्टीरियस लग रहा होता है और अलग अलग स्ट्रेंज साउंड्स उसमें आ रहे होते हैं। फिर सुंदर सिंह हियर अ सॉइंग साउंड, इट इज लेपर्ड इनसाइड द टनल। टनल के अंदर एक लेपर्ड होता है और सुंदर सिंह को फील होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लेपर्ड को ड्राइव आउट करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, टू सेव इट फ्रॉम बीइंग रन ओवर, ताकि ट्रेन उसके ऊपर ना चली जाए। देन नेक्स्ट देखते हैं फेसिंग द लेपर्ड। दे सी द लेपर्ड क्राउचिंग, है ना, वो टनल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पे एक लेपर्ड है। सूरज फील स्केर्ड बट स्टे अवे टू द वॉचमैन। वो डरा हुआ रहता है लेकिन वो सूरज फील स्कैर्ड बट स्टेज क्लोज टू द वॉचमैन। वो डरता तो है सूरज, लेकिन वॉचमैन के बिल्कुल पास रहता है। जोर से चिल्लाते हैं तो लेपर्ड जो है अंधेरे में भाग जाता है। फिर नाइट मेल आती है। रेल्स बिगिन टू ट्रेम्बल एज द ट्रेन अप्रोचेस, मतलब जो रेल की पटरियां होती हैं वो हिलने लगती हैं, कंपन होने लगता है। इंजन बहुत जोर से शोर करता है थ्रू द टनल। बाद में सूरज ट्रेवल करता है अपने पापा के साथ और देखता है कि वॉचमैन जो है उसका लैंप वहां से चमक रहा है ना। लैंप सिंपलाइजेस सेफ्टी, फ्रेंडशिप एंड डेडिकेशन। लैंप यहाँ पे फ्रेंडशिप दिखा रहा है, डेडिकेशन दिखा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं मेन कैरेक्टर कौन है चैप्टर में। तो सूरज जो कि क्यूरियस है, एडवेंचरस है और ब्रेव है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ जाते हैं ना, तो आपको पता होनी चाहिए। सुंदर सिंह जो रिस्पॉन्सिबल है, काम है और करेजियस है, हिम्मत वाला है, साहसी है। लेपर्ड के बारे में हमने देखा जो अग्रेसिव नहीं है और जंगल लाइफ का पार्ट है। सूरज के पापा पेट्रियार्कल है और बिजी रहते हैं। इंपॉर्टेंट थीम क्या है चैप्टर का? करेज, साहस के साथ डर का सामना करना, वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करना, ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन, अनलाइकली फ्रेंडशिप, एडवेंचर एंड ग्रोथ। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं, तो उसके लिए आप जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाइए। अब यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर का चैप्टर 2 देख लेते हैं, ट्रैवल। ठीक है, एडना सेंट विंसेंट मिले जी द्वारा ये लिखी गई है पोयम। चलिए इसको देखते हैं। तो जॉनर जो है पोयम का वो रिफ्लेक्टिव है, इमेजिनेटिव है। इमेजिन सिचुएशन की गई है, इसमें सिचुएशन को इमेजिन किया गया है। सेंट्रल आइडिया है, पोयम एक डीप लॉन्गिंग दिखाता है ट्रैवल और एडवेंचर से, कि ट्रैवल और एडवेंचर कितना पसंद है जो कवित्री हैं उनको। ट्रेन यहाँ पे फ्रीडम, मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। इवन दो द स्पीकर हैज लविंग फ्रेंड्स, शी डिजायर टू एक्सप्लोर the unknown. It highlights curiosity and restless human spirit. Train during the day. दिन में ट्रेन कैसी लग रही है? रेल रोड जो ट्रैक्स हैं वो बहुत दूर हैं। Day is loud with voices and activity. फिर भी इतनी दूर है, इतनी आवाजें हो रही है, शोर हो रही है, फिर भी जो स्पीकर है, जो कविता कह रही हैं, वो सुन सकती है, इमेजिन कर रही है साउंड को, किसकी? ट्रेन के विसल की साउंड को। दिस शोज हर फैसिनेशन एंड कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ ट्रैवल। वो ट्रैवल के बारे में कितना सोचती है इस चीज को बताता है ना। रात के समय ट्रेन के बारे में बताया है। एवरीथिंग इज स्टिल एंड क्वाइट, सब कुछ बहुत शांत है। स्पीकर इमेजिन कर रही है सीइंग रेड सिंडर इन द स्काई, है ना, कि राख जैसा जो रेड रेड होता है वो दिख रहा है उसे स्काई में। उन्हें इंजन का जो स्टीम निकलता है, धुआं निकलता है, वैसे थॉट्स आते हैं उनके मन में। ट्रेन एग्जिस्ट स्ट्रांगली इन हर इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा उनके ध्यान में ट्रेन के बारे में डिटेल्स आते हैं। वार्मथ ऑफ फ्रेंडशिप, स्पीकर कहती है कि हर हार्ट इज वार्म विद फ्रेंड्स शी मेक, जो दोस्त बनाती है उनके साथ वो बहुत अच्छे से जुड़ती है। वो एडमिट करती है कि उनके दोस्त बहुत अच्छे हैं। येट हर डिजायर टू ट्रैवल रिमेन स्ट्रॉन्गर, फिर भी वो घूमना फिरना नहीं छोड़ सकती, उन्हें घूमना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। एडवेंचर के लिए जो डिजायर है, एक लाइन यहाँ दिखाई गई है, येट देयर इज
a train I wouldn't take shows eagerness. मतलब ये जो लाइन है उनकी ईगरनेस को दिखाती है, कितना ज्यादा वो ट्रैवल करना चाहती हैं, वो रेडी है हर जगह जाने के लिए। डेस्टिनेशन उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए जर्नी मैटर करती है, जो रास्ता है वो मैटर करता है। ट्रेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है एस्केप एंड फ्रीडम, कि आप जिस भी जगह फंसे हुए हो, जिस भी जगह आप हो जहां आप नहीं चाहते रहना, वहां से कहीं जाना चाहते हो, जो आपको पसंद है वो काम करना चाहते हो, तो इस पोएम में ट्रेन वही चीज बता रही है। टोन कैसी है पोएम की? एंथुसियास्टिक, restless, dreamy and hopeful. Important theme: love for travel, adventure and exploration, imagination, freedom and movement, curiosity about the unknown. ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको पैराग्राफ्स वगैरह लिखने में आ सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक्स के नाम भी दे देती हूँ। थोड़ा बहुत एक एक लाइन, दो लाइन आप समझ के जाइएगा, हो सकता है इनमें से कोई टॉपिक आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर की समरी हमने देख ली है। नाउ जानकी स्टडी कॉर्नर पे जाके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए। नाउ विल सी चैप्टर नंबर 3, कंक्वेरिंग द समिट। इसका जो जॉनर है, कैसी है ये स्टोरी, जो चैप्टर है बायोग्राफिकल नेचर है, बायोग्राफिकल नैरेटिव है, मतलब किसी की बायोग्राफी जीवनी के ऊपर है, इंस्पिरेशनल प्रोज है ये। सेंट्रल थीम क्या है? ट्रियम्फ ओवर एडवर्सिटी, मतलब जब कठिन सिचुएशन आ रही है उसमें भी आप कैसे जीत हासिल करते हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है। डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस, की दृढ़ इच्छा हो, अगर आप किसी काम में डटे हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का क्या पावर होता है वो दिखाया गया है। नेवर गिविंग अप ऑन गोल्स, जो आपने गोल सेट किए उससे कभी आपको हार नहीं मानना चाहिए। नाउ यहाँ चैप्टर की समरी देखते हैं। तो लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट, यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में बताया, जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में उनके साथ एक ट्रैजिक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया और एम्प्यूटेशन के थ्रू उन्हें जाना पड़ा, मतलब जो आर्टिफिशियल लेग होता है वो उन्हें यूज करना पड़ा। फिर डॉक्टर ने फिट किया एक प्रोस्थेटिक लेग। एक्सीडेंट बहुत पेनफुल था और लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट था उनकी लाइफ का। बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया, जब वो रिकवर कर रही थी हॉस्पिटल में तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में जाना। उस वक्त उन्होंने पावरफुल डिसीजन लिया कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करेंगी। बहुत सारे लोग सोचते थे इम्पॉसिबल है क्योंकि पैर एक्सीडेंट हुआ है, पैर वो खो चुकी है ना, फिर भी उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखा। रिग्रेस ट्रेनिंग ली, शी कंप्लीटेड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, शी ट्रेन फॉर 18 मंथ्स। उन्होंने बचेंद्री पाल जो पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं उनके पास गई, वहां से गाइडेंस लिया उन्होंने, मतलब बचेंद्री पाल ने उन्हें एनकरेज किया। शी डेवलप फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद 21 मई 2013 को, लगभग 2 साल के अंतर में, वो समिट पे चढ़ी। कैसे? शी रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव दिस, मतलब कृत्रिम पैरों के साथ कोई पहली बार गया था। शी फेल्ट प्राइड, रिलीफ एंड अचीवमेंट, उन्होंने नेशनल फ्लैग वहां टॉप पर लहराया। देन बियॉन्ड एवरेस्ट शी कंप्लीटेड 7 समिट, उन्होंने सभी कॉन्टिनेंट है उसमें जो हाईएस्ट पीक है उनको उन्होंने क्लाइम किया। माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। देन शी रिसीव्ड द पद्मश्री एंड अदर अवार्ड्स। हर ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स मिलियंस। देन नेक्स्ट हमने देखा था की पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, उनके जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी डिटरमाइन है, करेजियस है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है उनका, पॉजिटिव थिंकर है, इंस्पिरेशनल। इंपॉर्टेंट थीम क्या है? करेज इन डिफिकल्ट टाइम्स, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना, मेंटल स्ट्रेंथ ओवर फिजिकल वीकनेस, गोल सेटिंग एंड डिसिप्लिन। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके लिए आप जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाइए। Now we will see unit number 3, Dreams and Discoveries. इसका चैप्टर 1 देखेंगे, My Brother's Great Invention, जो अनीता राव बदामी जी द्वारा लिखा गया है। ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ओके, चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं नैरेटर का। द स्टोरी इज नैरेटेड बाय अनीता। अनीता जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है, जो 14 ईयर ओल्ड गर्ल है। वो इंट्रोड्यूस करती हैं अपने भाई को जिसका नाम आनंद है और ऐसा मानती है कि वो एक साइंटिस्ट है। आनंद जो है वो एक्सपेरिमेंट करना, टिंकरिंग विद गैजेट से खेलना आनंद को बहुत पसंद है। वो जो इन्वेंशन करता रहता है, अधिकतर वो इन्वेंशन जो है उसके, वो उसको खतरे में डाल देते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व तो होती नहीं है, खतरे में जरूर डाल देते हैं। जैसे एक इंसिडेंट दिया हुआ है चैप्टर में बर्गलर अलार्म का, है ना। तो चोरी हो रही है उनकी कॉलोनी में, तो आनंद क्या करता है, डिसाइड करता है एक अलार्म बनाएगा। वो उसे इस तरीके से बनाता है कि जैसे कोई चोर दरवाजा खोलेगा तो खुलते ही क्या होगा, वो अलार्म जो है उसमें पानी भरा हुआ है बैग में, वो चोर के सर पे गिर जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है, चोर की जगह उसके पापा आते हैं आनंद के। अनफॉर्चुनेटली पापा ओपन्स द डोर जेंटली एंड गेट्स कंप्लीटली सोक्ड, और उनके पापा के ऊपर पानी गिर जाता है। पापा को गुस्सा आता है। आनंद हाइड्स अंटिल दिस सिचुएशन कूल्स डाउन, आनंद छुप जाता है जब तक कि सब चीजें शांत नहीं होती है। अनीता को एम्बेरसमेंट फील होता है, अवॉइड्स टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद अनीता ये नहीं कहती कि उसे पता था या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। नाउ टाइम मशीन वाला प्रोजेक्ट जो था उसकी बात करते हैं। तो दोनों भाई बहन एक पिक्चर देख रहे होते हैं, बैक टू द फ्यूचर। उसके बाद आनंद के मन में आइडिया आता है
कि टाइम मशीन बनाना है। वो सारी चीजें इकट्ठा करता है, वायर, लेवर्स, बल्ब्स एंड अदर गैजेट्स फ्रॉम अराउंड द हाउस। उसके बाद हिज रूम टर्न्स इनटू मैसिव वर्कशॉप फुल ऑफ नॉइज एंड कियोस। बहुत सारा शोर शराबा, सामान पूरा फैला हुआ, ऐसा रूम हो जाता है। पापा वॉर्न करते हैं उसको कि नॉट टू ट्राई एनीथिंग डेंजरस, कुछ डेंजरस करने की जरूरत नहीं है। आनंद प्रॉमिस करता है नॉट टू यूज इट व्हाइल देयर पेरेंट्स आर अवे। उसके बाद क्या होता है, नाइट ऑफ सस्पेंस। उस रात क्या होता है, व्हेन देयर पेरेंट्स लीव फॉर अ वेडिंग अनीता एंड आनंद स्टे अलोन एट होम। पापा मम्मी शादी में गए होते हैं तो दोनों घर पे अकेले होते हैं। रात में अनीता को एक सस्पिशियस नॉइज सुनाई देता है दरवाजे पे। जो चोर होता है बोप्पा, वो घर में एंटर होता है। आनंद जो है क्लेवर तरीके से मिसलीड करता है उसको कि ताकि वो उसके रूम में एंटर हो जाए जहाँ पे टाइम मशीन रखी हुई है। स्ट्रेंज साउंड लाइक क्रैशेस एंड हमिंग आर हर्ड। कुछ साउंड्स आते हैं। सडनली एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट। और उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। फिर हमने देखा था पड़ोसी आते हैं साउंड सुनकर, जब बच्चे चिल्ला रहे थे वो आवाज सुनकर। तो चोर जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ ग्रीन स्कार्फ वहां पे पड़ा होता है टाइम मशीन के पास। तो आनंद को क्या लगता है कि वो जो चोर है वो ट्रेवल करके पास्ट में चला गया है ना, उसने जो मशीन बनाई है उससे। पापा लेटर डिसमेंटल द टाइम मशीन फॉर सेफ्टी। सेफ्टी पर्पज से पापा उस मशीन को तोड़ देते हैं। आनंद कॉन्फिडेंट रहता है और प्लानिंग करता है दूसरे इन्वेंशन के लिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, इसको आप पढ़िएगा एक बार अच्छे से, है ना। कैरेक्टर्स इसमें है आनंद जो क्रिएटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, कॉन्फिडेंट है, इमेजिनेटिव है, मिस्चीवियस है येट इंटेलिजेंट, क्विक थिंकर ड्यूरिंग डेंजर। देन अनीता है प्रैक्टिकल कॉशियस है, देन रिस्पॉन्सिबल है, क्यूरियस है, केयरिंग टुवर्ड्स हर ब्रदर। पापा स्ट्रिक्ट है, प्रैक्टिकल है, इरिटेट हो जाते हैं आनंद की इन्वेंशन से। माँ जो है या मम्मी लिख सकते हैं, काम और अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है बट केयरफुल है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ एक बार देख लीजिएगा। सेटिंग क्या है, एक मिडिल क्लास होम की कहानी है, कलकत्ता का एक हमें सेटिंग दिया हुआ है। इंडोर हाउस की बात है, बेडरूम, नेबरहुड के बारे में बात की गई है। टाइम पीरियड मॉडर्न डे, आज के समय की कहानी है। इंपॉर्टेंट थीम इसमें क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिबलिंग रिलेशनशिप, ह्यूमर एंड सस्पेंस। देन सेंट्रल मैसेज क्या है इस स्टोरी का, इनोवेशन रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी इज वैल्यूएबल बट इट शुड बी बैलेंस्ड विद सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। ओके, नाउ इसके साथ हमने चैप्टर की समरी देख ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये देख सकते हैं आप, ये हम जानकी स्टडी कॉर्नर वाले चैनल पे देख लेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 3। ये पोएम है पेपर बोट्स। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता लिखी है, डिटेल समरी इसकी देख लेते हैं। अ चाइल्ड एंड हिज पेपर बोट। पोयम जो है एक यंग चाइल्ड के ऊपर है जो कागज की नाव बनाकर, जो स्ट्रीम है, झरना है, पानी बहता हुआ है, उसमें रखता है। वो उस पर अपना नाम लिखता है, अपने गांव का नाम लिखता है। वो होप करता है कि ये जो नाव है कहीं डिस्टेंट लैंड में जाएगी, दूर कहीं जाएगी, अनजाने जगह पे, जहां पे किसी को ये नाव मिलेगी, वो उसके बारे में जानेगा क्योंकि उस नाव पे उसका नाम लिखा हुआ है। दिस शोज, ये क्या दिखाता है, बच्चे के अंदर जो इनोसेंस होता है, जो मासूमियत होती है, और एक डिजायर, इच्छा को कि वो दुनिया के साथ जुड़ना चाहता है। फ्लावर एंड होप, जो चाइल्ड है वो पूरी बोट को फिल कर देता है सिहुली फ्लावर से, है ना, वो अपने गार्डन से लाता है। उसको होप है कि फ्लावर दूसरी जहां पर भी जा रही है ये नाव, वहां सेफली पहुंच जाएगी किनारे पर। फ्लावर यहाँ पर प्योरिटी, फ्रेशनेस और अर्ली मॉर्निंग ब्यूटी को बताता है। क्लाउड्स एज प्लेमेट्स, मतलब बच्चे को ऐसा लग रहा है, चाइल्ड लुक एट द क्लाउड्स इन द स्काई एंड इमेजिन्स देम एज फ्रेंड्स। जो बच्चा है कविता में, वो स्काई, बादलों को अपना दोस्त समझ रहा है। वो सोचता है कि क्लाउड्स उसके साथ रेस कर रहे हैं। क्लाउड्स जो है, ये बादल जो है, उसकी पेपर बोट के साथ रेस कर रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर की इमेजिनेटिव नेचर दिखती है कि वो कितना ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर सकता है सिचुएशन को। नाउ रात को क्या ड्रीम आता है, एट नाइट बच्चा सोचता है, द चाइल्ड बरीज हिज फेस इन हिज आर्म्स एंड ड्रीम, है ना, हाथों के बीच में उसका फेस दबा के और सपना देखता है। वो इमेजिन करता है कि बोट जो है फ्लोट होती जा रही है मिडनाइट स्टार्स के अंडर। He pictures the fairies of sleep sailing in boats with basket full of dreams, मतलब परियां जो है, नींद की परियां, वो उसमें बैठी हुई हैं, सेल कर रही हैं। पोएम एंड होती है एक सॉफ्ट ड्रीमी नोट पे, फिल्ड विद वंडर, मतलब आश्चर्य हो रहा है इस तरीके से कि इमेजिनेशन दिखाई गई है पोएम, है ना। टोन कैसा है पोएम का, जेंटल है, ड्रीमी है, इनोसेंट है और होपफुल है। सेंट्रल थीम क्या है, चाइल्डहुड, इमेजिनेशन को दिखाया, इनोसेंस और होप को दिखाया, ड्रीम्स एंड क्रिएटिविटी को दिखाया है, कनेक्शन विद नेचर। ओके, सो विद दिस we are done with the summary of this poem. जो भी क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। Now we will see Unit 3, Chapter number 3, North, South, East and West. C.G. Salmander द्वारा ये लिखा गया है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। So,
ट्रैवल थ्रू पोस्ट कार्ड, इसमें पोस्ट कार्ड के थ्रू जगह जगह कैसे ट्रैवल किया है शना ने, उस जगह के बारे में डिटेल बताई गई है। जैसे चैप्टर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड बाय शना, देन शी ट्रेवल्स अक्रॉस इंडिया विद हर पेरेंट्स फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड। थ्रू हर लेटर्स वी लर्न अबाउट डिफरेंट लैंडस्केप्स, कल्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस कि अलग अलग जगह पे कैसा लैंडस्केप होता है, कल्चर होता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बारे में पोस्ट कार्ड के थ्रू इस चैप्टर में जानते हैं। जैसे सबसे पहले कश्मीर के बारे में दिया है, थाजीवास ग्लेशियर। शना कश्मीर के ग्लेशियर विजिट करती है, ग्लेशियर यानी जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। वो स्नो को व्हाइट और ब्लू डिस्क्राइब करती है, उनके पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं स्नोबॉल एक दूसरे के ऊपर फेंक के। वो नोटिस करती है दैट देयर इज लेस स्नो देन बिफोर, हिटिंग एट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ कहती है कि पहले जितनी बर्फ हुआ करती थी उतनी अब नहीं है, मतलब जो हमारा क्लाइमेट है वो गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, है ना, बर्फ पिघल रही है। हिमाचल प्रदेश विजिट करती है, वहां पर क्वाइट माउंटेन्स है, कलरफुल बर्ड्स हैं। शी इमेजिन्स, उसे लगता है कि जो भालू है वो ग्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इसके पापा जो है खराटे ले रहे हैं, स्नोर कर रहे हैं। शोज हर क्यूरियोसिटी एंड प्लेफुल इमेजिनेशन। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ बहुत घने जंगल हैं, ट्री हाउसेस के बारे में पढ़ा, जंगल वहाँ डेंस हैं, घने और मैजिक जैसा दिखता है। शी होप्स टू सी रेड pandas. She realizes that not all Pradesh states are close to each other. मतलब जो प्रदेश वाले स्टेट है सारे पास पास नहीं है, कुछ दूर भी है। सुंदरबन के बारे में देखा था वेस्ट बंगाल में, वहां हमने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था और मैनग्रोव ट्रीज के बारे में, जो समुद्र के खारे पानी में ये पेड़ देखे जाते हैं ना। यहाँ पे क्रोकोडाइल और स्नेक देखे, उसने नोटिस किया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न बन जाता है। गुजरात जो डेजर्ट में है, यहाँ पे हीट और सैंड एवरीवेयर, गर्मी है, रेत है हर तरफ। बीच विदाउट सी, है ना, मतलब ये बीचेस की तरह है, समुद्र के किनारे का इलाका है, बस समुद्र नहीं है वहां पे, लेकिन वहां जो क्लॉथिंग वगैरह है, कलरफुल सारी चीजें आसपास देखने को मिलती है। वहां नर्मदा रिवर के बारे में देखा था कि राफ्टिंग की उन्होंने, थ्रिलिंग और स्कैरी था। लर्न द रिवर्स कैन बी पावरफुल। फिर गोवा और चेन्नई गई वो, शी एंजॉयज बीचेस एंड प्लेट्यूज, लर्न सर्फिंग, देन ओवरकम्स अ फियर फॉर टनल। टनल से जब गुजरना उसे डर लगता था, लेकिन अब उससे वो, उसका जो फियर है वो खत्म हो गया। फिर वो रामेश्वरम वापस आती है, वहां पर ओलाइकाडू बीच है, वहां रुकती है, पेबल्स इकट्ठे करती है, मछलियों को देखती है, फील्स हैप्पी टू रिटर्न होम। तो टोन क्या है इस चैप्टर का? एक्साइटेड, क्यूरियस, प्लेफुल एंड रिफ्लेक्टिव। सेंट्रल थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की इंडिया इतना विविध है फिर भी एकता है। ब्यूटी ऑफ इंडियाज जियोग्राफी, ट्रैवल एज लर्निंग, देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ओके, नाउ विद दिस वी आर डन विद द समरी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दूसरे वाले चैनल पे, है ना। So with this we are done with this chapter. Now unit 2 देखेंगे, unit 2 chapter number 1 animal sports and Doolittle देखेंगे। इसकी समरी देख लेते हैं। अभी तक कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं? अब मैं दोबारा पूछ रही हूँ, यहाँ पर आपको हार्ट वाला इमोजी देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए और हार्ट वाला इमोजी लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा है यहाँ। नाउ न्यू आइडिया फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर डू लिटिल ओरिजिनली क्या थे? एक डॉक्टर थे जो लोगों का इलाज करते थे। कैट्स फूड मैन सजेस्टेड दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर। एक व्यक्ति आया था जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप एनिमल डॉक्टर बन जाइए, बिकॉज ही अंडरस्टूड एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन। देन पैरेट, पोलिनेशिया जो एक पैरेट है, उसने आइडिया को सपोर्ट किया और रिवील किया पैरेट ने कि एनिमल की खुद की भाषा होती है। लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ एनिमल, तो पोलिनेशिया ने एक्सप्लेन किया दैट पैरेट कैन स्पीक बोथ ह्यूमन लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। शी बिगेन टीचिंग डॉक्टर डू लिटिल एनिमल वर्ड। एनिमल के क्या क्या शब्द होते हैं वो डॉक्टर डू लिटिल को उसने सिखाया। डॉक्टर जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्हें लिखना शुरू कर दिया सभी वर्ड्स को। धीरे धीरे वो सारी भाषा समझ गए जो एनिमल बोलते थे, और उसके बाद ही रियलाइज दैट एनिमल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स नॉट ओनली थ्रू साउंड्स बट ऑल्सो थ्रू बॉडी लैंग्वेज। फिर एनिमल कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सारी चीजें उन्हें समझ में आने लगे। फिर प्लाव हॉर्स एंड स्पेक्टिकल्स के बारे में हमने एक पार्ट पढ़ा था कि प्लाव हॉर्स कंप्लेन that plow horse complained that local vet misunderstood his problem, कि उसकी जो प्रॉब्लम है आंखों में, वहां के जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो गलत समझ गए। हॉर्स ने एक्सप्लेन किया कि he was going blind in one eye, एक आंख से उसे नहीं दिख रहा है, तो उसे ग्रीन स्पेक्टिकल्स मांगे टू प्रोटेक्ट हिज आई फ्रॉम सनलाइट। डॉक्टर डू लिटिल ने इमीडिएटली उसकी प्रॉब्लम को समझा और पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स दिए। हॉर्स की आईसाइट इंप्रूव हो गई। ग्रोइंग फेम, एनिमल बिगेन स्प्रेडिंग द न्यूज अबाउट अ डॉक्टर हु कुड अंडरस्टैंड देम। धीरे धीरे उनका जो फेम है वो बढ़ने लग गया। उनका हाउस धीरे धीरे, एनिमल्स हर जगह से आते थे इलाज कराने के लिए, वहां पर लोग अपने एनिमल्स को लेकर। उन्होंने सेपरेट डोर्स बनाए अलग अलग एनिमल्स के आने के लिए, और वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए पूरे एनिमल्स, उसमें उनका बहुत नाम हो गया। ही वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज न्यू प्रोफेशन।
कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? डॉक्टर डू लिटिल काइंड है, इंटेलिजेंट है, पेशेंट है और अंडरस्टैंडिंग है। पोलिनेशिया पैरेट है जो बहुत चतुर है, वाइस है, प्रैक्टिकल है, सपोर्टिव है। प्लाउ हॉर्स ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैट्स वुडमैन प्रैक्टिकल और सेंसिबल है। सेंट्रल थीम क्या है चैप्टर का? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ओके, विद दिस वी आर डन विद द समरी। अब हम एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ वी विल सी द चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 2। ओके, अ फनी मैन एक पोएम है, नैटली जॉन द्वारा लिखी गई है पोएम। चलिए पढ़ते हैं। ओके, सो इसकी समरी देख लेते हैं। एन अनयूजुअल एनकाउंटर, पोएम में डिस्क्राइब किया गया है एक स्ट्रेंज और फनी मैन जो रास्ते पर चल रहा है। उसने जो है अपने सिर पे रख रखी है और टोपी जो अपने पैरों में पहन रखी है। इससे एक ह्यूमरस इमेज बन रही है, मजाक किया है ना। हिज बिहेवियर इज पोलाइट बट कंप्लीटली नॉनसेंसिकल, वो बहुत शांति से तो बात कर रहा है लेकिन नॉनसेंस, कुछ बिना मीनिंग की बातें कर रहा है। तो स्पीकर सरप्राइज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, इसने ऐसे क्या पहन रखा है, ऐसे क्यों पहन रखा है। फनी गिफ्ट, फनी मैन पोलाइटली एड्रेस द स्पीकर एज योर हाइनेस, योर हाइनेस कह के स्पीकर को यानी पोएट को बुलाते हैं। देन फनी मैन जो है और एक रोज देता है बट एक्चुअली ऑफर अ करंट मैन, कहता है ये रोज ले लो लेकिन एक बन देता है रोज की जगह। स्पीकर शॉक हो जाता है और एक कदम पीछे हटता है। सिचुएशन और ह्यूमरस बन जाती है और उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है। अ फनी साउंडिंग साइट, फनी लुकिंग स्मेल। देन नेक्स्ट है स्ट्रेंज सॉन्ग एंड बिहेवियर, फनी मैन एक गाना गाने लगता है अनयूजुअल, वो जो साउंड है वो फनी फीलिंग वाला साउंड है। हिज एक्शन आर इलॉजिकल एंड प्लेफुल, जब क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट वियरिंग हैट्स ऑन हिज फीट, ही सिंपली हॉप्स अवे ऑन हिज हेड, फिर वो सिर पे कूदता हुआ चला जाता है। एंडिंग एंड इफेक्ट, पोएम एंड्स विद द फनी मैन हॉपिंग होम ऑन हिज हेड, वो सिर पे कूदता हुआ जाता है, वो दिखाया गया लास्ट में और ज्यादा फनी बनाता है पोएम को। पोएम का जो ओवरऑल मूड है वो लाइट है और चीयरफुल है। पोएट यूजेस नॉनसेंस एंड exaggeration to entertain readers. Then tone क्या है? Humorous, playful, nonsensical and light-hearted. Central theme क्या है poem का? Celebration of imagination. Fun is absurdity. Then breaking logic for entertainment and childlike creativity. So with this students we are done with this chapter also. Okay. Now chapter number 3 देख लेते हैं। से द राइट थिंग, ठीक है। जीसी थॉर्नली जी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर गेस्ट, तो मिसेस शॉ जो है वो अपना घर रेडी कर रही है। मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आने वाली है। वो अपने डॉटर को इंस्ट्रक्ट करती है जिसका नाम है मैरी कि तुम पोलाइटली बिहेव करना। शी एडवाइजेस मैरी की अच्छे शब्द कहना, प्यार भरे शब्द कहना, हंसना, आराम से गेस्ट को वेलकम फील कराना। मैरी फील्स कॉन्फिडेंट एंड इंसिस्ट दैट शी नोज हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली, वो अपनी मम्मी को कहती है अरे मुझे आता है, आप मत बताओ, मैं ठीक से बिहेव करूंगी। तो मम्मी की जो एडवाइस है मिसेस शॉ एक्सप्लेन करती हैं कि पोलाइट होने का मतलब क्या है, कि आराम से बोलना, किसी को हर्टफुल कमेंट्स नहीं करना, जब तक गेस्ट स्टे करते हैं आस्किंग गेस्ट टू स्टे, जो भी मेहमान आए उनको रुकने के लिए कहना जब वो जा रहे हो तो, है ना। मैरी रिपीट्स द लाइन, जो भी मम्मी सिखाती है उसको बार बार बोलकर रिपीट करती है। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, कि आप जाना जरूरी है क्या, आप रुक नहीं सकते, इसे याद करती है। मिसेस शॉ वरीज दैट मैरी माइट एम्बेरेसेस हर, उसकी मम्मी को डर लग रहा होता है कि मैरी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। गेस्ट आते हैं, द ब्लंडर बिगिंस, फिर सारी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आते हैं। मैरी बिगिंस मेकिंग इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, वो गलत गलत चीजें बोलने लग जाती है। वो रॉन्गली इंसिस्ट करती है मिसेस हार्डिंग से कि उनके बच्चे के बारे में, है ना, जबकि उनके बच्चे होते ही नहीं है। फिर बैंकर को इंसल्ट करती है जानते हुए भी कि वो जो बैंकर है वो मिसेस ली का भाई है। फिर वो क्रिटिसाइज करती है कपड़ों को, है ना, दैट रिजेंबल मिसेस हार्डिंग्स आउटफिट। शी मॉक्स पीपल हु स्टेड इन बेड नॉट नोइंग मिसेस हार्डिंग डज सो, मिसेस हार्डिंग भी देर से उठती हैं तो वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाती है जबकि मिसेस हार्डिंग भी उन्हीं में से एक है। फिर वो डर्टी डॉग की बात करती है और वो जो डॉग जिसकी बात कर रही होती है, बुराई कर रही होती है, वो मिसेस हार्डिंग का ही होता है। आफ्टर ईच मिस्टेक साइलेंस फिल द रूम, फिर वो बातचीत के बीच में ऐसी बातें होती हैं तो पूरा शांत माहौल हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं, ऑकवर्ड जैसी सिचुएशन हो जाती है। फाइनल मिस्टेक क्या होता है, जब गेस्ट डिसाइड करते हैं जाना है तो मिसेस शॉ जो है पोलाइटली पूछती हैं कि थोड़ा और रुकने के लिए। तो मैरी जो सेंटेंस को स्टार्टिंग में रट रही होती है कि अरे जाना जरूरी है कि आप रुक नहीं सकते, तो उल्टा बोल देती है कि आप जा नहीं रहे, रुकना जरूरी है क्या, ऐसा। सो दिस द विजिट एंड्स ऑकवर्डली, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। कैरेक्टर्स कौन कौन है स्टोरी में? मैरी शॉ जो इनोसेंट है, टॉकेटिव है, इनएक्सपीरियंस्ड और केयरलेस है। मिसेस शॉ जो है वो सोशली कॉन्शियस है, कॉशियस है और
प्रैक्टिकल है, मिसेस हार्डिंग पोलाइट है बट स्लाइटली ऑफेंडेड, मिसेस ली काम है और ऑब्जर्वेंट है। सेंट्रल थीम क्या है पोएम का? इंपॉर्टेंस ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन, थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, सोशल मैनर, humor arising from misunderstanding. Okay, so with this we are done with the summary of this chapter. Now let us just see the question answer on other channel. Now unit 1 learning together, इसका chapter 1 देख लेते हैं। The day the river spoke, कमला नायर जी द्वारा लिखा गया है। इस chapter के हम summary देख लेते हैं। So introduction है, The Day the River Spoke is a heartwarming story about a young girl named Janvi who dreams of going to school. जानवी की कहानी है जिसमें वो स्कूल जाना चाहती है। मैजिकल एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है, बातचीत दिखाई गई है जानवी और नदी के बीच में। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, करेज एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट। सेटिंग क्या है स्टोरी का? एक छोटे से गांव की बात हो रही है। जानवी जो है वहां रहती है अपने पेरेंट्स और 3 भाइयों के साथ। उसके जो पेरेंट्स है वो खेतों में काम करते हैं। वो ऑफन रिवर बैंक पे जाती है, नदी के किनारे जाती है, वहां बैठती है। नेचर इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग, किंगफिशर, बैम्बू ट्रीज, लिजर्ड एंड द फ्लोइंग रिवर क्रिएट्स अ पीसफुल एटमोस्फेयर। रिवर इज पर्सोनिफाइड एंड स्पीक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। फिर है जानवीज ड्रीम। फिर जानवी के सपने की बात यहाँ पर बताई गई है कि जानवी विश करती है टू गो टू स्कूल लाइक हर ब्रदर एटन। गोपी और मीना के जैसे वो भी स्कूल जाना चाहती है। वो क्यूरियस है और ईगर है सीखने के लिए। वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है और जो नेचर की मिस्ट्री है उसको समझना चाहती है कि स्पाइडर येलो क्यों है फ्लावर्स के बीच में, है ना। देन व्हाई द मून राइजेस फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स एंड व्हाई फिश टर्न इनटू फ्रॉग्स। एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग टू हर। मतलब वो सीख कर ही समझती है कि अगर मैं पढ़ूंगी तभी सब कुछ जान पाऊंगी। हाउएवर जो उसकी मम्मी है वो पोस्टपोन करती रहती है इस चीज को, एडमिशन को। कहती है कि अगले साल पढ़ लेना। जानवी इज आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द स्कूल। शी फील्स डिसअपॉइंटेड एंड थिंक्स शी इज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल नाउ। अब वो बार बार स्कूल टल रहा है तो उसे लगता है कि अब मैं स्कूल जाने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी शायद, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। तो उसे थोड़ा सा अलग भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। The river speaks. One day, while crying near the river, Janvi hears a soft voice. नदी के किनारे से एक soft voice आती है। नदी उससे बात करने लगती है। River listens patiently and encourages her. फिर river जो है नदी जानवी की बात को ध्यान से सुनती है और फिर उसे प्रोत्साहित करती है, encourage करती है और कहती है that little girls can do as much as a little boy. मतलब एक छोटी बच्ची उतनी सारी चीजें कर सकती है जितना कि कोई एक लड़का कर सकता है। River एडवाइस करती है कि चुपचाप तुम्हें स्कूल जाना चाहिए और क्लासरूम में जाकर बैठ जाना चाहिए। उस नदी कहती है कि इट टेल्स हर दैट अ डिसीजन इज अप टू हर एंड दैट शी मस्ट गैदर करेज, कि फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा, तुम्हें हिम्मत जुटानी चाहिए। रिवर बिकम्स अ सिंबल ऑफ एनकरेजमेंट, विजडम एंड इनर स्ट्रेंथ। फिर नदी कैसे बताती है कि कैसा भी रास्ता हो, कुछ भी हो, वो बहना नहीं छोड़ती। वो अपने स्ट्रगल के साथ कंपेयर करके बताती है। तो यहाँ पे नदी किसको सिंबलाइज कर रही है? एनकरेजमेंट को, विजडम को और इनर स्ट्रेंथ को। नाउ टर्निंग पॉइंट देख लेते हैं। तो रिवर इंस्पायर्ड बाय द रिवर, जानवी गैदर करेज एंड गोज टू स्कूल द नेक्स्ट मॉर्निंग। शी stand at the door and listen to the lesson. Slowly she moves inside and sits quietly at the back. वहां पर चुपचाप पहले वो खड़ी होकर सुन रही होती है क्लास के बाहर जाकर, और फिर धीरे धीरे वो क्लास में अंदर आती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। टीचर नोटिस करते हैं बट डज नॉट स्कॉल्ड हर, लेकिन उसे डांटते नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इंस्टेड ही स्पीक्स काइंडली एंड प्रॉमिस टू टॉक टू हर फादर। दिस मोमेंट चेंजेस एवरीथिंग। फिर टीचर कहते हैं कि वो उनके पापा से, जानवी के पापा से बात करेंगे। देन चेंजेस एट होम। टीचर जानवी के घर जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं। उसके पापा ध्यान से सारी चीजें सुनते हैं और मम्मी एडमिट करती है कि गर्ल्स को भी पढ़ाई करना जरूरी है। फाइनली जानवी को भी स्कूल जाना अलाउ होता है। जानवी ओवरजॉयड हो जाती है। वो नदी को जाकर अपने सक्सेस के बारे में बताती है और प्रॉमिस करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी शी विल बिकम अ टीचर एंड एनकरेजेस अदर गर्ल्स इन विलेज टू स्टडी। नाउ सेंट्रल थीम क्या है इस चैप्टर का? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताया गया है, गर्ल्स एम्पावरमेंट को, एनकरेज एंड सेल्फ बिलीफ के बारे में बताया गया है, इक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू चेंज वंस लाइफ। नाउ कैरेक्टर स्केच है। जानवी के बारे में बताया गया, शी इज क्यूरियस, डिटरमाइंड और ब्रेव और इंटेलिजेंट है। रिवर जो है वाइज, एनकरेजिंग और सिंबॉलिक ऑफ इनर वॉइस। टीचर जो है सपोर्टिव है और अंडरस्टैंडिंग। और मदर के बारे में बताया गया, ट्रेडिशनल एट फर्स्ट बट लेटर सपोर्टिव। देन मैसेज क्या है स्टोरी का? द स्टोरी टीचर्स अस दैट एनकरेज एंड सेल्फ बीइंग कैन चेंज आवर डेस्टिनी, कि अगर हम करेज है मतलब साहसी हैं और सेल्फ बिलीफ, खुद में विश्वास है, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एजुकेशन सभी बच्चे का राइट है, मतलब अधिकार है, स्पेशली गर्ल्स।
girls. If we take the first brave step, opportunity will open for us. अगर हम एक पहला कदम उठा लें तो बहुत सारी सुविधाएं हमको ऑलरेडी हमारे रास्ते में आने लग जाती हैं. Now with this we are done with the summary of chapter number 1 of unit 1. अब हम unit 1 का chapter number 2 देख लें. तो unit 1 learning together chapter है यहाँ पर try again, एलिजा कुक जी द्वारा लिखा गया है. इंट्रोडक्शन है. Try again is an inspiring narrative poem. एक इंस्पायरिंग पोएम है जिसमें किंग ब्रूस के बारे में बताया गया जो स्कॉटलैंड के थे. Who learns the value of perseverance. उन्होंने लगातार काम करने की जो शिक्षा ली किससे, एक छोटे से स्पाइडर से. पोएम बताती है कि फेलियर इज नॉट द एंड एंड द सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग. सक्सेस उसी को मिलती है जो हमेशा ट्राई करते रहते हैं. फिर दिया है किंग डेस्पेयर. किंग ब्रूस जो है हैड बीन ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट गोल फॉर हिज पीपल बट हैड फेल्ड मेनी टाइम्स. वो जीतना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार उनको हार का सामना करना पड़ा. इस वजह से किंग क्या है, डिसअपॉइंटेड है और हेल्पलेस फील कर रहे हैं. वो होपलेस हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं और डेस्पेयर बहुत उदास होकर बैठे होते हैं पूरी तरीके से हार मानकर. पोएट डिस्क्राइब्स हिज इमोशनल स्टेट क्लियरली. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर. बहुत उदास होकर और एक जगह बैठ जाते हैं. दिस सेट्स अ ग्लूमी एंड डिफीटेड मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. नाउ फिर क्या होता है, द स्पाइडर एफर्ट. फिर स्पाइडर वाला पार्ट दिया है कि किंग जब अकेले बैठे होते हैं तो देखते हैं कि स्पाइडर बार बार ऊपर चढ़ने की, सीलिंग पे छत तक जाने की कोशिश करता है. वो आराम से चढ़ता है एक डेलिकेट धागे के थ्रू. धागा एक बहुत नाजुक सा होता है और बार बार गिरता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता, वो रुकता नहीं है और रिपीटेडली ट्राई करता रहता है. स्पाइडर 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स, 9 बार जाता है, हर बार गिरता है, फिर भी वो हिम्मत दिखा के और फिर से दोबारा कोशिश करता है. फिर क्या होता है, फाइनल सक्सेस मिलती है. 10वीं बार जब स्पाइडर जाता है, स्लोली एंड स्टेडली क्लाइम्ड अपवर्ड, इंच बाय इंच इट मूव्ड हायर, फाइनली विद वन बोल्ड एफर्ट इट रीच्ड इट्स वेब successfully. King watched this carefully. He was amazed by Spider's determination. The spider never gave up despite repeated failure. Change in the king. राजा में क्या चेंज आते हैं कि सक्सेस जो स्पाइडर का है वो इंस्पायर करता है किंग को. उसे रियलाइज होता है कि इफ अ टाइनी क्रिएचर, इतनी छोटी सी जीव है, वो अगर कुछ कर सकता है, वो होप नहीं छोड़ रहा, तो उसे भी, राजा को भी हार नहीं माननी चाहिए. वो खुद को एनकरेज करता है और कहता है दोज हु ट्राई ब्रेवली डिजर्व ऑनर. इंस्पायर्ड ही डिसाइडेड टू ट्राई वंस अगेन. और उस बार उसे सफलता मिल जाती है. सेंट्रल थीम क्या है पोएम की, परसिवरेंस के ऊपर ये थीम है कि लगातार मेहनत करते रहना चाहिए. हमें सिखाती है कि फेलियर जो है, इट टीचेस दैट फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. इफ वी कंटिन्यू ट्राइंग विद डिटर्मिनेशन वी विल इवेंचुअली सक्सीड. टोन ऑफ द पोएम इंस्पिरेशनल, मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग. द पोएम बिल्ड्स फ्रॉम सैडनेस टू होप एंड एंड्स विद कॉन्फिडेंस एंड विक्ट्री. नाउ मैसेज क्या है पोएम का, नेवर गिव अप इन लाइफ. Keep trying despite failure. Determination leads to success. Even small creatures can teach great lessons. तो इसके साथ इस चैप्टर की भी समरी हमने देख ली. अब लास्ट चैप्टर है, मतलब यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर देख लेते हैं. चैप्टर का नाम है 3 Days to See. हेलेन केलर जी द्वारा लिखा गया है. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. 3 Days to See इज अ थॉटफुल एंड इंस्पायरिंग प्रोज पीस रिटन बाय हेलेन केलर. ये इंस्पायरिंग स्टोरी जैसा है जो देख नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी. इस चैप्टर में उन्होंने इमेजिन किया है कि वो क्या करती अगर उन्हें 3 दिन के लिए देखने की एक गिफ्ट मिल जाता है नेचर से. थ्रू दिस इमेजिनेशन शी टीचेस अस टू वैल्यू आवर सेंसेस एंड एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. इससे वो हमें सिखाती हैं कि अपने सेंसेस की कितनी वैल्यू करनी चाहिए. हमारे पास कितनी अच्छी चीज है जो वो उनके पास नहीं है, तो उसका अच्छे से महसूस करके उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें फील करा रही है. सो एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड विदाउट साइट, बिना देखे वो कैसे दुनिया को समझती हैं. तो शुरुआत में बताया गया कि वो एक्सपीरियंस करती है नेचर को सेंस ऑफ टच से, टच करके. वो डेलिकेट जो सिमिट्री है, लीव्स की बनावट कैसी है, पेड़ों की जो छाल है वो कैसी है, रफ बार्क ऑफ पाइन. शी सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ बर्ड्स सिंगिंग, एंजॉय नेचर्स डीपली थ्रू टच. ऑल्दो शी कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकती, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को जॉय मतलब खुशी से फील करती हैं. हाउएवर शी एडमिट्स दैट शी ऑफन लॉन्ग्स टू सी द ब्यूटी दैट साइटेड पीपल टेक फॉर ग्रांटेड. लेकिन वो कहती है कि उन्हें बहुत इच्छा होती है कि काश वो देख पाती इन चीजों को. देन डे 1, तो फिर 3 दिन का जो वो सोचती है कि अगर उन्हें देखने की शक्ति मिल जाए तो पहले दिन वो क्या करेंगी, जो उनके लव्ड वंस है उनको देखेगी. इफ शी वर गिवन साइट फॉर 3 days, फर्स्ट डे शी वुड टेक लुक एट द फेसेस ऑफ हर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस. शी वुड वांट टू सी देयर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस थ्रू देयर आईज व्हिच शी कॉल्स द विंडोज ऑफ द सोल. मतलब आंखों में देखना चाहेंगी कि आंखें क्या होती हैं, दिल की, जो हमारी आत्मा है उसकी एक खिड़की होती है. आंखों से हमें पता चल जाता है कौन खुश है, कौन दुखी है, राइट. शी वैल्यू
values human relationship and believes that kindness and companionship make life meaningful. वो कहती है कि जो भी रिलेशनशिप है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ चलकर ही, दया दिखाकर ही, एक दूसरे की मदद करके ही जो रिलेशनशिप्स हैं और स्ट्रांग होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं. दूसरे दिन का बताया कि वो विटनेस करती नेचर और हिस्ट्री को, कि वो जाती, सनराइज देखती, ट्रांसफॉर्मेशन देखती कि रात से दिन कैसे होता है, नेचर की ब्यूटी देखती. शी वुड देन विजिट म्यूजियम्स टू सी द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट बाय सीइंग एग्जिबिट्स एंड लर्निंग अबाउट द पास्ट. मतलब वो म्यूजियम जाती, पास्ट में कैसे क्या चीजें हुई हैं उसको समझती. ये दिखाता है उनकी क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज. देन तीसरे दिन क्या दिखाया गया है कि वो एवरीडे लाइफ को, जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको देखती. थर्ड डे शी वुड स्पेंड टाइम इन बिजी सिटी. शी वुड ऑब्जर्व पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ. शी वुड वॉच देयर एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन एंड सफरिंग. थ्रू दिस शी वुड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी बेटर एंड डेवलप कंपैशन फॉर अदर्स. मतलब दूसरों के लिए वो अच्छा सोच पाती, कैसे किसके लिए क्या फील होता है लोगों को काम करते हुए देखकर, डेली लाइफ्स को देखकर वो फील करती. देन फाइनल रिफ्लेक्शन दिया है कि हेलन केलर सेज आफ्टर 3 days डार्कनेस वुड रिटर्न. फिर 3 दिन के बाद फिर अंधेरा आ जाता. वो रियलाइज करती हैं कि 3 दिनों में वुड नॉट बी इनफ टू सी एवरीथिंग शी वांट्स, कि 3 दिन काफी नहीं है जो वो चीजें देखना चाहती थी. शी एडवाइजेस पीपल, तो कहती हैं लोगों को कि अपने सेंस जो आपको मिले हुए हैं, हो सकता है उसका ऐसे यूज करो जैसे वो कल आपके पास नहीं रहेंगे, और अप्रिशिएट करो साइट को, साउंड को, टच को, स्मेल को, टेस्ट कर सकते हो आप. ये जो भी चीजें आपको आसानी से मिली हुई है, भगवान ने दी है, उसकी आप वैल्यू करो. सेंट्रल थीम क्या है चैप्टर का? वैल्यू एंड ग्रेटिट्यूड फॉर आवर सेंसेस, एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ एंड नेचर, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट. टोन क्या है चैप्टर का? रिफ्लेक्टिव है, इंस्पिरेशनल है, थॉटफुल और ग्रेटफुल है. मैसेज है चैप्टर का कि हेलन केलर हमें बता रही हैं कि हमें अपने सेंसेस को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो डेली लाइफ हम जी रहे हैं उसे फुली जीना चाहिए. ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस हमें बनाकर रखना चाहिए ताकि लाइफ हमारी मीनिंगफुल रहे. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल. सारे चैप्टर्स की समरी देख ली है. जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाके सभी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए. ओके, और सैंपल पेपर्स आई एम अपलोडिंग, यू कैन प्रैक्टिस देयर. So we'll meet very soon with the new video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.